हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बोर्ड में कंफर्म आते ही आते हैं। ये सब की जो भी क्वेश्चंस मैं लिया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखना और मैं जो भी आपको बताऊं वो डिस्कशन ध्यान से सुनना। मैं आशा करता हूं कि हर सवाल आपको ना बहुत लाभ पहुंचाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। इसी पे पहला सवाल है दोस्तों कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है आपको बताने हैं। कूलम पर मीटर या कूलम इंटू मीटर या मीटर पर कूलम या इनमें से कोई नहीं, आपको बताने हैं दोस्तों। बहुत अच्छा सवाल है, इस पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, आवेश का रेखीय घनत्व को आवेश का जो रेखीय घनत्व है दोस्तों, इसको हम लैम्डा से सूचित करते हैं। और ये लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है जानते हैं, ये Q बाई L होता है। और जब आप जान गए कि ये लैम्डा का फॉर्मूला Q बाई L होता है तो इसका तो आप मात्रक आराम से बता सकते हैं। क्योंकि अगर लैम्डा का यानी देखिए आवेश की रेखीय घनत्व का मात्रक बताना है तो ये Q का क्या होता है, कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब होता है। और L का क्या होता है, मीटर होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों क्या हो जाएगा आपको बताने हैं। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा ये कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बताइए, कूलम्ब पर मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कूलम्ब पर मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अरे बोलिए, कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, आपको बताना है। बड़ा सिंपल है, हालांकि ये बच्चों को आपको याद होना चाहिए, लेकिन आपको ये निकालना भी आना चाहिए। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है ध्यान रखना है। हाँ, अगर ई की बात करें तो ई का जो फॉर्मूला आप लोग रटे होंगे कि फोर्स बाई क्यू होता है, एफ बाई क्यू होता है। और एफ का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mlt-2। अरे बोलिए, होता है ना। और Q बराबर यहाँ मैं लिख देता हूँ, Q बराबर I इंटू टी होता है। और ये I का मतलब एम्पियर और T का मतलब जानते हैं समय को, क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यानी इसका हो जाएगा A इंटू टी। क्या हो जाएगा दोस्तों, A इंटू टी हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा दोस्तों mlt-3 और क्या हो जाएगा A-1, यही तो प्राप्त होगा। तो mlt-3 A-1 यही इसका जवाब होगा दोस्तों। कौन सा आंसर होगा, mlt-3 A-1। mlt माइनस क्या हो जाएगा ये mlt-3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए, mlt-3। इसमें से मिटक गया है -3, ठीक है ना। mlt-3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और A-1 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। कहने का मतलब ये है, ये मान लेते हैं कि ये गोला है, ये क्या है, ये गोला है। अब इस गोला पे मान लेते हैं कि या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। कोई सा भी चार्ज तो होगा। और यहाँ पे इसे केंद्र होगा। अब ये कह रहा है कि अगर हम इस क्षेत्र से मतलब उसके पृष्ठीय क्षेत्र से अगर हम केंद्र की ओर आएंगे तो बताना है कि वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या होगा। तो ये गॉस थ्योरम कहता है, हाँ, गॉस थ्योरम से आप बता सकते हैं कि जब भी इसकी बात होगी, ठीक है, कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों, सर्वत्र शून्य होता है, आपको ध्यान रखना है। अंदर में शून्य होता है, तो घटता है बढ़ता है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ है। यानी धातु के गोले के अंदर की बात की जाए ना तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरे पूरा आवेश ना सतह पे होता है तो अंदर तो 0 ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट
4 नंबर का सवाल के जवाब दीजिए। 4 नंबर सवाल क्या है कि 5 कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है यार, वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला पता है ना, तो बन जाएगा। ये कह रहा है कि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है कितना दूरी पर, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। और इसको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे तो मीटर में बदलेंगे तो 5 गुना 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, ये मीटर हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे जो क्यू देखा है कितना, 5 कूलम, एगो माइनस में और एगो 5 कूलम क्या प्लस में, आपको पता है कि अपोजिट लगता है ये। अब यहाँ से आपको निकालने हैं, क्या चीज निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग P कहते हैं, और P के जो फॉर्मूला होता है Q इंटू डी होता है। और ये देखा है 5 और ये दिया हुआ है 5 इंटू 10 के पावर कितना -2 मीटर। तो हो जाएगा कितना 50 गुना 10 के पावर -2 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये यानी हो जाएगा ये कूलम्ब, कूलम्ब मीटर हो जाएगा, इसका कूलम्ब इसका मीटर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ पूरा इसका बढ़िया से, क्या हो जाएगा ये कूलम्ब मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये कूलम्ब मीटर। तो वैद्युत ध्रुव का अरे यूनिट क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है। तो 25 गुना 10 के पावर -2 कूलम्ब मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे तो समझ में आएगा कि हाँ ये सवाल जो सर करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको नोट डाउन करना है और कैसे क्वेश्चन को सीखना है ये चीज ध्यान रखना है। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने वाला भी सवाल 10th क्लास से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल। आपको एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू N इंटू ई होता है। और यहाँ N निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा Q बटा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब Q का मान दिया है 8 और इलेक्ट्रॉन का मान दिया है कितना, कितना लिखा है, इलेक्ट्रॉन का मान दिया है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है ना। तो एक बात बताइए, ये 8 बटा 16 ना, और ऊपर जाएगा ये 10 के पावर 19 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ ऊपर जाएगा 0, यानी हो जाएगा 80 बटा 16 गुना 10 के पावर 19। तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80, तब 5 गुना 10 के पावर 19 आपको ध्यान रखना है। तब क्या हो जाएगा, ये 5 गुना 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है ना अच्छा सवाल। तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखोगे ना तो सब चीज आसान हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये देखिए 6 नंबर सवाल है कि वायु में उपस्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। वायु में स्थित इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल है ना। 6 नंबर का सवाल जो है कैसे करेंगे हम, बताइए इप्सिलॉन नॉट होगा कि इप्सिलॉन नॉट का -1 होगा कि 4 पाई इप्सिलॉन नॉट होगा कि 4 पाई इप्सिलॉन नॉट का पावर -1 होगा। हैं, वायु में उपस्थित इकाई धनावेश को निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, देखिए फाई का जो मान होता है ना, आपको पता है ना Q बाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि फाई का मान यानी फ्लक्स का मान होता है Q बाई इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है ये, Q बाई इप्सिलॉन नॉट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर Q का मान अगर हम Q का मान अगर 1 ले लें, क्योंकि ये कह रहा है कि इकाई धन आवेश लेना है, तो Q का मान 1 लेंगे तो ये फाई का जो मान होगा दोस्तों ये 1 बटा इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ऑप्शन या तो ऐसा होगा या तो क्या हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट का होल पावर -1 हो जाएगा। तो आंसर तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है।
तो उसे ध्यान रखना है कि गॉस थ्योरम पढ़े हैं ना, कि गॉस थ्योरम कहता क्या है कि अगर कोई भी बंद क्षेत्र है, ठीक है ना, गॉसियन क्षेत्र में जो बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स अगर मान लीजिए फाई है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, फाई का जो मान होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्यू का मान 1 लेना है तो यहाँ इस तरह से कैलकुलेशन कर देंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 7 का जवाब दीजिए दोस्तों, 7 नंबर का जवाब दीजिए कि आवेश का परिमाणीकरण के दर्शाता है, आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए है, आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, संभव नहीं है। एक आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। कणों पर आवेश होता है। एक कण पर न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है। आपको बताने हैं। देखो ये क्वांटिजाइजेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है, परिमाणीकरण पे आधारित है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आवेश जो होता है ना, तो आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, यह क्या है, संभव नहीं है। ठीक है, आवेश के परिमाणीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का अर्थ है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज यानी Q इक्वल टू N इंटू ई के फॉर्म में होता है। आवेश को मतलब कि आवेश को हम 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.7 इलेक्ट्रॉन अंशों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये सब क्या है, इसे नहीं कर सकते हैं। जब भी क्या होगा, ये n एक क्या होगा, ये पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या में होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है। ठीक है, एक अंश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है, आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आधारित है, आपको ध्यान रखना है। चलिए 8 नंबर का जवाब दीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? क्या क्षेत्र की शक्ति, की दिशा, की आवेश की प्रकृति, की इनमें से सभी? तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति भी, दिशा भी, आवेश भी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र की शक्ति, हाँ, दिशा और आवेश की प्रकृति, हाँ, तीनों जानकारी देती है। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे आपको ये जहां देखिए, जहां पे घनी होती है ना, जहां क्षेत्र रेखाएं घनी होती है, जहां क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहां पे दिखाता है कि शक्ति क्या है, ज्यादा है। जहां क्षेत्र रेखाएं थोड़ा सा घनी नहीं है वहां शक्ति कम है। इसका मतलब शक्ति भी दिखाती है, दिशा दिखाती है ना। दिशा कैसे? स्पर्श रेखा द्वारा दिशा दिखाया जाता है कि हाँ ये ऐसे जाती है चाहे ऐसे जाती है, दिशा तो दिखाया जाता है। आवेश की प्रकृति क्या है? तो धनात्मक से बाहर की ओर और ऋणात्मक के अंदर की ओर होता है। जैसे आपको ये है, अगर प्लस क्यू की बात करें तो प्लस क्यू से क्या होगा, प्लस क्यू से बाहर की ओर होगा। प्लस क्यू से क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशाएं होगी प्लस क्यू से बाहर होगी। और वही चीज अगर निगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा बताइए, ऋणात्मक से अंदर की ओर होगा। क्या होगा ये, ऋणात्मक आवेश से क्या होगा, अंदर की ओर होगा। आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, यानी ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी तीनों प्राप्त होता है, शक्ति का भी, दिशा का भी और आवेश की प्रकृति भी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आवेश पर लगने वाली बल को क्या कहते हैं? अरे भाई क्या कहते हैं, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो F बाई क्यू को क्या कहते हैं बताइए? यही तो पूछ रहा है। क्या विद्युत प्रवाह कहते हैं, कि विद्युत विभव कहते हैं, कि विद्युत क्षेत्र कहते हैं, कि विद्युत स्पेस कहते हैं? बताइए। तब विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है F बाई क्यू होता है। ठीक है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। प्रति इकाई, ठीक है, याद रखना, प्रति इकाई आवेश पर, याद होना ही चाहिए एक लाइन, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो आपको इस सवाल को ना एकदम मस्ती में सेट करना है और इक्वल टू F/Q, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा। 10 नंबर का जवाब दीजिए। 10 नंबर इंपॉर्टेंट सवाल है कि दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने वाला नियम को क्या कहते हैं, बताइए। तो भाई कौन ऐसा नियम है कि दो आवेशों के बीच लगता है? ये Q1 और ये Q2, तो यहाँ पे है और यहाँ पे है, और ये अगर ये R डिस्टेंस पे है तो बताइए F बराबर, हाँ क्या हो जाएगा, ये K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बताइए अगर ये कब, जब ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये चीज ध्यान रखना है। अगर इसमें कोई मीडियम ले लिया जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के मतलब ये फिजा हो जाएगा। ये चीज आपको, ये सब फॉर्मूला ना हम आपको शॉर्ट वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उस फॉर्मूला को जाकर के पहले देख लीजिएगा चैनल पे, और इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? कूलॉम के नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कूलॉम का नियम हो जाएगा। क्लियर है ना? कूलॉम का नियम। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 11 नंबर है सवाल कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात का मान होता है ना। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपातों का मान होता है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात का मान क्या होता है? 10 की पावर 42 की 10 की पावर 39 की 10 की पावर 36 की 1, कौन सा होता है? तो क्या होगा दोस्तों, आपको समझ में आया? देखिए यहां से मैं बात करूं तो ये आराम से आप ये कह सकते हो कि इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर क्या हो जाएगा, ये 42। क्या हो जाएगा? 10 के पावर आपका 42 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिएगा, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुपात लगभग ना, दो इलेक्ट्रॉनों के लिए यह अनुपात लगभग 10 के पावर 42 का होता है, और यह दर्शाता है कि स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वीय बल की तुलना में अत्यंत शक्तिशाली होता है ना। स्थिर विद्युतीय बल, स्थिर विद्युत बल वो शक्तिशाली होता है किससे? गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यंत शक्तिशाली होता है। और ये इसका जो अनुपात होता है, अगर मैं अनुपात की बात करूं तो अब हमेशा ध्यान रखना कि 10 के पावर 42 होता है। क्या होता है ये? 10 के पावर 42 दो इलेक्ट्रॉनों का अनुपात होता है, या ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत? 11 नंबर सवाल हो गया। चलिए 12 में आते हैं। 12 नंबर सवाल देखिए कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? r के अनुक्रमानुपाती होता है कि r के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि r स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है कि r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती? अब देखिए ये सवाल अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं, तो अगर फॉर्मूला जान जाइएगा तो आप बता सकते हैं। जानते हैं इसके फॉर्मूला में ले देता हूँ, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी विद्युत आवेश के कारण r जो विद्युत विभव का मान जो होता है एक Q/R होता है। अब बताइए विद्युत जो विभव होगा यानी V जो होगा R के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 13 नंबर सवाल है आपके सामने कि हवा में ईआर का मान होता है। तो भाई हवा में ईआर का मान तो हमेशा हर बच्चा को याद होना चाहिए, क्या होता है? 1 होता है दोस्तों। क्या होता है ये? 1 होता है, हवा में ईआर का मान 1 होता है।
हवा या निर्वात के लिए सापेक्ष विद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी या परावैद्युतांक ईआर का मान लगभग 1 होता है, याद रखना है। ईआर का मान हवा के लिए, देखिए अगर हवा की हम बात करें, अगर हवा की बात करें या निर्वात की बात करें, ठीक है, तो आपको किसकी मान करना है, परावैद्युत, परावैद्युतांक, ठीक है ना। ईआर का मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है ये, 1 याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट 14 का जवाब दीजिए। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है, ये फॉर्मूला पूछ दिया, क्यू होता है कि क्यू बाई होता है कि बाई क्यू होता है कि ये हो जाएगा रूट क्यू ही होता है। तो आपने अभी तो पढ़ा था कि ई का जो फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू होता है, और एफ का जो फॉर्मूला होता है ये क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो फोर्स का पूछा है मान, एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, एफ बराबर क्यू इंटू ई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। तो सूत्र याद रहेगा तो आप आराम से बता सकते हो। 15 का जवाब दीजिए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, बोलिए। तब विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है ना, वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, ये वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। अच्छा, विद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, एक और ये होता है ई डॉट ए होता है ना, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वोल्ट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट मीटर हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर ना, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ठीक है। चलिए 16 का आते हैं, 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 का आंसर क्या होगा कि संबंध Q इक्वल टू एन इंटू ई में निम्नलिखित में कौन सा n का मान संभव नहीं है। क्या n चार, मैंने अभी आपको कहा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो होता है n इंटू ए है, n एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी दशमलव में बटा में नहीं होना चाहिए, यानी 4.2 नहीं होना चाहिए, बाकी सब होना चाहिए। तब 4.2 रीजन क्या है कि एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ये पूर्ण संख्या में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही नहीं होगा बाकी सब हो जाएगा। 4.2 संभव नहीं है। चलिए 16 देखिए। 17 का जवाब क्या होगा, आंसर बताइए कि आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश गुने कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बाई कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल आयतन, या कुल आवेश गुने कुल आयतन बताना है। तो ये तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आवेश का पृष्ठ बराबर, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ जो घनत्व होता है ना, आपको ध्यान रखना है क्या होता है। अगर रो की बात करें तो ये हो जाएगा क्यू बाई एरिया, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, क्यू बाई एरिया होता है। और सूत्र याद नहीं है तो फिर सवाल नहीं बन पाएगा। जितना सूत्र लिखवा रहे हैं ना, इसको नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है। सूत्र जो बच्चे फिजिक्स में और मैथ में याद नहीं रखेंगे ना, तो फिर वो नहीं आप पार लगा सकते हैं सवाल को, ठीक है। देखिए आपको अगर सूत्र याद रहता तो कुल आवेश यानी क्यू बाई कुल क्षेत्रफल एरिया को हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया हो जाएगा, इस प्रकार से। 18 का जवाब दीजिए। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता होती है, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता ईआर होती है, तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ई बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ना, ई बाई इप्सिलॉन नॉट, याद रखना है। किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक जो होता है ना, क्या हो जाएगा, ई बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट 19 का जवाब दीजिए। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है, याद रखना है, 80 होता है, 80 होता है दोस्तों, 80 होता है,
याद रखिएगा इसको, 80 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 × 10 के पावर ना क्या हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है, याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम -2 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। यही वो आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चंस किया। कैसा लग रहा है सवाल आपको, अच्छा लग रहा है तब वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ये सब के सब इंपॉर्टेंट सवाल है, और फॉर्मूला मैं जो भी लिखवाया हूँ उसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो सभी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और मैं जो डिस्कशन किया हूँ कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा कि 80-90 सवाल जब हो जाएगा तो आपको इसी सवाल को बार बार पढ़ने से क्या होगा कि इसमें आपको आदत हो जाएगा, और नया सवाल भी अगर कुछ आता है तो उसमें आपका दिमाग लग जाएगा। थैंक यू दोस्तों।